सबसे पहले हम चर्चा मोदी सरकार के इस चौंका देने वाले फैसले के लिए है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक मुहिम चलाई। सरकार ने क्या कहा है? दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी नीरज शंकर के द्वारा, और उस याचिका में यह कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो आम करदाताओं के कर से, उनके पैसे से जो चलाई जा रही है, उन योजनाओं को बंद किया जाए। और चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी से अपने आप को हटा ले। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो किसी खास समुदाय के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर यह सब चीजें क्यों चलाई जा रही है? नीरज शंकर की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त महीने में इस पर जवाब मांगा था, और इसके बावजूद सरकार ने लंबे समय तक इस मामले पर चुप्पी लगाई रखी, और अब जाकर के सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा है। ये चौंका देने वाली बातें इसलिए है कि इस पूरे मामले में यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जो जवाब दिया है, अब ये अटॉर्नी साहब का अपनी दलील है। रविशंकर प्रसाद के द्वारा चुने गए के वेणुगोपाल, जिनकी पत्नी के बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरह से वाम विचारधारा की अगुवाई करने वाली हैं, और के वेणुगोपाल की तरफ से जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, पिछले दिनों में हमने कहा कि कई मामले में ऐसा लगा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल का पक्ष, खास करके प्रशांत किशोर, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अवमानना का मामला था प्रशांत के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर प्रशांत के खिलाफ, उस समय में अटॉर्नी जनरल ने ही यह चाहा था कि मानहानि का मुकदमा नहीं चले। कई बार ऐसा लगा कि सरकार के पक्ष को अटॉर्नी ने गलत तरीके से पेश किया गया, और मेरा अपना व्यक्तिगत यह मानना रहता है कि भारत सरकार के जो पूर्व कानून मंत्री हैं, उनका एक गलत फैसले ने कई मामले में सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में कमजोर किया है। लेकिन इससे बिल्कुल यह नहीं माना जा सकता कि इस पूरे मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ के वेणुगोपाल इस मामले के लिए अटॉर्नी जनरल ही जिम्मेदार हैं। दरअसल अनुच्छेद 29 और 30 में शैक्षणिक संस्थानों की व्याख्या की गई है कि सरकार, वो ये पूरी व्याख्या की गई है कि संविधान में सरकारी मदद से, सरकार की मदद से शैक्षणिक संस्थानें खोली जाएं। अब इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं अल्पसंख्यकों के नाम पे चलती है, वो सिर्फ एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय के नाम पर है। मैं जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता था, उस समय में जामिया को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं था, और मैं इस पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस दौर में मैंने जामिया में पढ़ाई की है, मास कॉम वहां से किया, उस दौर में जामिया का चरित्र वो नहीं था जो बीते दिनों जामिया का चरित्र हमें दिखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह उसका चरित्र हुआ। अक्सर जब, चूंकि मैं वहां अक्सर डिबेट में विश्वविद्यालय का नेतृत्व मैंने कई बार किया, यूथ पार्लियामेंट से लेकर कई चीजों में मैंने उस समय में जब विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया, उस दौर में यह डिबेट का हिस्सा हुआ था कि जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का चरित्र अलग है। उस समय जब जामिया इस्लाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जामिया को यह दर्जा नहीं प्राप्त था, और कहा जाता था कि जामिया की स्थापना चूंकि गांधी जी ने की थी, इसीलिए इसका राष्ट्रवादी चरित्र है, भले ही इस मुस्लिम प्रमुख होने के बाद भी। लेकिन जब से जामिया एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना, तब से जामिया का चरित्र अलीगढ़ से कई बार ऐसा लगा कि आगे बढ़ता हुआ नजर आया। शाहीन साजिश ले लीजिए, दिल्ली दंगा ले लीजिए, जामिया की भूमिका साफ तौर पे अलीगढ़ के पैरेलल चलने लगी। ऐसा लगता है कि जब से अल्पसंख्यक का दर्जा विश्वविद्यालय को मिला, इसका धार्मिक अंधापन, धार्मिक पागलपन, ये कहीं ना कहीं उन्माद ज्यादा बढ़ता नजर आया। ये हिस्सा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सरकार को इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए, और उस दौर में जो लोग उस दौर के हमारे साथी हैं,
उन्हें पता है कि हम लोगों ने ये मुहिम चलाया था कि सरकार के ऊपर एक दबाव पड़े कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उसका ये दर्जा, अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया जाए। और इसके साथ धीरे धीरे ये योगी ही कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कम से कम ये पहल किया जा सकता था कि इस तरह की चीजें ये खत्म हो। लेकिन इसके बदले सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने अपना पक्ष रखा है वो चौंका देने वाला है। याचिका में जब कहा गया कि जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है याचिका थी। धर्म के आधार पर कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने 1.5 साल से ज्यादा वक्त ले लिया। अब इस बात की शिकायत जब याचिकाकर्ता ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में किया कि आपने जो नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, उस समय के नोटिस आज तक इसका जवाब नहीं दिया जा सका है, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने फिर से केंद्र सरकार से कहा कि आप 1 सप्ताह में हमें बताइए कि आपका इसमें पक्ष क्या है। अब याचिकाकर्ता की दलील थी कि संविधान के अनुच्छेद 27 में इस बात का साफ जिक्र है कि सरकार करदाताओं के पैसे से किसी भी खास धर्म को लाभ नहीं दे सकती। तो ऐसे में फिर भारत की सरकार ये चीजें क्यों करती है? दरअसल दिलचस्प ये है कि 2004 में एक कानून पास किया गया जब सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार आई। उसके बाद अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के लिए बिल्कुल प्रशांत भूषण, मैंने प्रशांत यूज किया, प्रशांत अच्छा चलिए, राज मेहता जी कह रहे क्या मैंने प्रशांत किशोरी बोल दिया, चलिए किशोरा किशोरी जो कुछ भी है। प्रशांत भूषण को जब मानहानि का मुकदमा हुआ था, इसमें के वेणुगोपाल ही थे जिनने एक तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की थी। मेरा कहना यह था 2026 6 जनवरी 2005 को ये कानून लागू हुआ। अब सरकार के पास ये अवसर था कि सरकार इस याचिका में जवाब देती और ये कहती कि हाँ, हम इस बार विचार कर रहे हैं कि ये जो अल्पसंख्यकों के लिए जो आम करदाताओं के पैसे से का जो दुरुपयोग होता है उसे बंद किया जाए। सवाल ये है कि इस देश में कई राज्य ऐसे हैं, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये भी है, ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें ये कहा गया है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अब अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर ले लीजिए, पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई है कि बंगाल जैसे राज्य का भी आलम यही हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये मांग की गई है कि अल्पसंख्यक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर क्यों, यदि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां पर पंडितों को भगाया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, हर ढंग के घृणित बलात्कार से लेकर के यौन उत्पीड़न से लेकर के लूटपाट, घर जलाने तक की तमाम चीजें की गई, इसलिए क्योंकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू है। तो फिर ये मांग की गई है कि राज्य में, देश में कई राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 2 से 3 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। ऐसे कंडीशन में अल्पसंख्यक कानून में सुधार राज्यवार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। ये अच्छा अवसर था सरकार के पास कि इसी अवसर में जामिया और अलीगढ़ जैसे संस्थानों का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो खत्म कर देना चाहिए था। सरकार किसके दबाव में है? क्या सरकार ये पक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट में रखती तो लेफ्ट लिबरल गिरोह जानबूझ करके मोदी सरकार के खिलाफ दुनिया भर में षड्यंत्र करती? क्या इसीलिए सरकार लिबरल्स गैंग के दबाव में है? सरकार ने 1.5 साल इस याचिका के, इस नोटिस के जवाब में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लगाया? यदि यही जवाब सरकार को देना था तो यह जवाब सरकार पहले भी दे सकती थी। इतना वक्त क्यों जाया किया गया इस जवाब को कि सोनिया की मनमोहनी सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून सही है, यही बात कहने में नरेंद्र मोदी की सरकार को 1.5 साल क्यों लग गए? ऐसा नहीं है कि सरकार जो कुछ भी करे आपको उसके साथ हो जाना है, हमें उसके साथ हो जाना है। इस सरकार ने को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर जब यही सवाल सही है, सोनिया की मनमोहनी सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून सही है, तो फिर आपको, और यही आपको मानना था, इसी पर आपने दलील देनी थी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल क्यों लगा दिया इस तरह के जवाब में? और आप किसे ठग रहे हैं इसका मतलब? क्या धीरे धीरे बीजेपी भी तुष्टीकरण की उस राह पे जा रही है? क्या आपको भी कोई उम्मीद है
ये इसलिए कि यदि ऐसी उम्मीद है तो ऐसी उम्मीदों से झकझोरा जाना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तरह सोचने लगे हैं? क्या उनकी सरकार इस तरह से सोचने लगी है? ये इसलिए भी कि कई बार झकझोरना पड़ता है। आपने झकझोरा तो प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। आपने झकझोरा तो असंभव सा चीज हुआ कि रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। अब देखिए, पर कतरने के लिए उस दौर में हम लोगों ने कहा कि पीयूष गोयल के भी पर कतर दिए गए, कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। आपको याद है कि उस दिन भी हमने एक विश्लेषण किया था, बाद में सतीश जी को भी साथ लाया था और उसका विश्लेषण किया कि कैसे प्रकार पीयूष गोयल जैसे काबिल व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति का कद बढ़ाया गया है। आज ये चीजें सामने आ गई कि वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, मतलब उनका प्रमोशन किया गया। लेकिन कैसे ये माहौल बनाया गया कि आखिर यदि सब कुछ था तो प्रकाश पीयूष गोयल के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये चीजें आपको सामने आ गई कि पीयूष गोयल जैसे कर्मठ, ईमानदार और सक्रिय नेता के साथ क्या हुआ, कैसे उनको प्रमोट किया गया। ये सब आपके दबाव में हुआ। कई बार सरकार जनता के दबाव में करती है, और मैंने आपको कई बार कहा कि सिर्फ सरकारें नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार अपने फैसले आपके दबाव में बदलने पड़ते हैं। और इसका मैंने दर्जनों बार, मुझे लगता है कि मैंने जिक्र किया होगा कि कैसे लालू यादव आज यदि जेल में हैं, यदि उन्हें कई, भले ही अभी वो पैरोल पे जमानत पाए हुए हैं, लेकिन लालू एक सजा याफ्ता अपराधी हैं और लालू को इतनी सजा है कि लालू का ये जीवन का एक और जीवन छोटा पड़ जाएगा उस सजा को भुगतने के लिए। लेकिन इसी प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में वो शानदार जीरा की थी, जिसका सौभाग्य से मैं प्रेस बॉक्स में रह करके उस जीरा को मैंने सुना था। और मेरे लिए अपने पूरे अदालती जर्नलिज्म के माध्यम में वो हियरिंग मुझे हमेशा याद रहेगा कि कैसे एक वकील ने अपने शानदार जीरा से अदालत के मिजाज को बदल दिया, इसलिए उसके नैतिक चरित्र को झकझोर कर रख दिया। इसीलिए जरूरी है कि सरकार के नैतिक चरित्र को झकझोरा जाए कि क्यों जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, उस देश में जिस मजहब के लोगों ने इस देश को विभाजित किया, उसी मजहब के लोगों के लिए आम लोगों के कर के पैसे से उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं क्यों होनी चाहिए? जो सरकार सालों से उस परंपरा को खत्म करी हुई है कि हम और आप अक्सर कहते हैं कि इस देश में हर योजनाएं कभी अल्पसंख्यकों के लिए, कभी दलितों के नाम पर, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर होते रहे। जब से मोदी सरकार आई है, उसकी तमाम योजनाएं आम भारतीयों के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो बिजली, घर घर बिजली का मामला हो, चाहे वो घर घर पानी की योजना हो, हर योजना मोदी सरकार की आम जनता के लिए रही है। यदि शौचालय हुआ तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, जो गरीबी रेखा के आसपास हैं, उनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई। गांव, भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई, ये देख के नहीं कि किस गांव में किस जाति के लोग। आमतौर पे इस देश में यही परंपरा रही, अंग्रेजों से सीख करके, कि एक शांति प्रिय समुदाय को और किसी खास दो जाति को लेकर के राजनीति की जाए, और यही राजनीति होती रही। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भी धीरे धीरे उसी राह में जा रही है? क्या उन्हें भी लग रहा है कि थोक वोट सिर्फ एक ही समुदाय दे सकता है, इसीलिए उस समुदाय को पटाने की जरूरत है? इसलिए यदि जो कुछ भी हुआ है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने, अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने जवाब दिया है। अब सरकार के जवाब देने से कानून में मुहर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। 23 जुलाई को इस मामले की हियरिंग है, इसीलिए सोशल मीडिया पर इसका मुहिम चलाइए कि सरकार अपने स्टैंड को बदले और सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। कम से कम इतना तो कहे कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। इस देश में आम करदाताओं के पैसे का प्रयोग, दुरुपयोग किसी खास समुदाय के लिए नहीं होगा। इस देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप धर्म का प्रचार अपना कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि मस्जिद के इमामों का, पादरियों के नाम पर, उर्दू स्कूल के शिक्षकों को सरकार, आमतौर पे केजरी सरकार को देखिए कि अलग अलग योजनाएं लाती है, 500-700 बढ़ाने का मामला। एक पहल यदि असम की सरकार ने किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है कि तमाम चीजों को बंद कर दिया है। यदि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह प्रयास किया, इस पे अमल लाया, तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? इसीलिए मैं कहता हूं कि धीरे धीरे हेमंता जैसे लोग नेता हीरो बन जाएंगे इस देश के। हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसी चीज को खत्म किया है जो
जिस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार का पैसा, सरकार का धन किसी खास समुदाय के शैक्षणिक डेवलपमेंट के लिए नहीं होगा, और हेमंता ने उस पर रोक लगा दी। और इसीलिए असम का एक पहला मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में इस तरह से लोकप्रिय होता जा रहा है। सरकार को, मोदी सरकार को इसके लिए दबाव डालना पड़ेगा कि हेमंता विश्व शर्मा ने जो अमल में लाया है चीजों को, जिस चीज को हेमंता जैसे मुख्यमंत्री उस राज्य में कर रहे हैं जहां 34% अल्पसंख्यक, खास करके एक शांति प्रिय समुदाय है, ऐसा कैसे वो कर पाए? तो फिर मोदी सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? फिर सवाल ये कि 1.5 साल का वक्त इस तरह के जवाब में क्यों दाखिल किया गया? संविधान को इसी ढंग से कि जब संविधान में मौलिक अधिकार सबके लिए समानता की बात की गई है, तो एक खास समुदाय के गरीबों के लिए, गरीब तो हर समुदाय में है, फिर ऐसा क्यों किया गया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये समुदाय के लिए नहीं है, मुसलमानों में गरीब और महिलाओं के लिए है। तो सवाल है कि ये कानून फिर सबके लिए क्यों नहीं है, हर गरीब के नाम पर क्यों नहीं है, अल्पसंख्यकों के नाम पे क्यों है? और अल्पसंख्यकों के नाम पे है तो कितने परसेंट सिख इसका फायदा उठा पाते हैं, कितने परसेंट जैन को इसका फायदा मिलता है, कितने परसेंट जो है दूसरे समुदाय को मिलता है? अल्पसंख्यक दरअसल है कौन? जिस देश में एक खास समुदाय की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे हो, अब पहला नंबर होने जा रहा है, उसे अल्पसंख्यक क्यों माना जाए? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सबको एक मुहिम चलाना चाहिए। यकीन मानिए कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा।